स्वागत है आप सभी की पसंद यूट्यूब चैनल एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती के महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में। तो एनओसी पर फिर से विवाद है, महत्वपूर्ण है। कल की सुनवाई भी आप लोगों ने देख ली है, उसके भी बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएँ करेंगे। प्राप्तांक पूर्णांक का सत्यापन करके जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। लगातार अभ्यर्थी प्रयासरत हैं और वो जिस प्रकार से भी संभव प्रयास हो सकता है, अपनी ओर से जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती है, अपनी ओर से जितना ज़्यादा सहयोग हो सकता है, वो अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। चाहे वो विधायक के पास जाना हो, चाहे सांसद के पास जाना हो, चाहे मंत्री के पास ज्ञापन सौंपना हो, वो लगातार अपनी तरफ से प्रयासरत हैं। और इन्हीं के बीच में कुछ निगेटिव और कुछ भ्रामक तत्व हैं जो दीमक की तरह लगे हुए हैं इसमें सेंधमारी के लिए, है ना, एकजुटता को तोड़ने के लिए। वो बीच बीच में कमेंट करते हुए देखे जाते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, होगा तो धरने से होगा। भैया धरना नहीं दिया जा सकता, धरना दिया जाओगे तो जेल में सीधे पहुँचे हो, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान रखते हुए अभ्यर्थी अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के अनुसार, अज्ञानी बनकर नहीं कि कुछ भी कमेंट कर दो आकर यहाँ पर और कुछ भी हो जाएगा। कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, निकल कर बाहर करने से कुछ होता है। और अभ्यर्थी जिनको पता है अपने अधिकारियों के लिए जो सजग हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि ऑनलाइन जारी होगा नियुक्ति पत्र, सत्यापन का कार्य शुरू है और जल्द जल्द आप लोगों को कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड का भी 69,000 भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा। अब मैं कहता हूं कि जो खाली समय है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस खाली समय में टीजीटी पीजीटी का भी अगर काम हो जाता तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत मिल जाती है। अब लेट लतीफ़ तो होना ही है, महीने 2 महीने का समय तो लगना ही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर अगर क्रियाकलाप हो जाए तो जो सेकंड काउंसलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट, लो मेरिट के अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो जाता। कहीं ना कहीं इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एसटीएफ की दबिश जारी है, सरगना फरार है। और फरार होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पैसे लिए हैं उसने, है ना, तो भागना तो स्वाभाविक सी बात है। 24 जून को उत्तर कुंजी विवाद पर सुनवाई है और लगातार इस पर अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि जब इनकी डेट लगातार लग जाती है, सरकार की डेट क्यों नहीं लगती है, क्या नहीं है रीज़न है। तो इसके बारे में मैंने, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि जो बेंच है वो ट्रिपल बेंच की ज़रूरत थी सरकार को, इसीलिए सरकार ने संभवतः डेट डिफाइन नहीं करनी, क्योंकि बीच में आपके जो यू ललित साहब हैं वो अल्टरनेट डेज पर ही बैठ रहे थे आपके कोर्ट रूम में, है ना। तो उसी के अनुरूप अगर बात की जाए तो अल्टरनेट डेज पे बैठ रहे थे, तो इस वजह से 19 को डेट वो बैठे। लेकिन 19 को आपका जो केस है वो मेंशन नहीं था। वैसे भी 2 ही जज उस दिन भी बैठे थे, यू ललित साहब और विनीत शरण जी। मुख्य जज विनीत शरण और एक और जज जो थे, उन्होंने ही 9 जून वाला जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, वो पास किया था। तो बिना उनके रहते मॉडिफिकेशन वहीं वहीं जज की बेंच में की जा सकती है जिसने वो ऑर्डर दिया हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। बहरहाल चलिए फटाफट सारे अपडेट को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात इसी से करेंगे, इसी अपडेट से करेंगे। 24 को आपकी ये सुनवाई है उत्तर कुंजी मामले की, और ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता और ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में ये लगा हुआ केस। 15 तारीख का फाइल था ये केस और 24 को डेट लगी हुई है। हालांकि अपना केस जो मॉडिफिकेशन वाला है, 12 को रिजल्ट, माफ़ करिएगा, ऑर्डर आने के बाद डीबी का लगातार फिर उस पर क्रियाकलाप हुई और लगभग 15 के आसपास अपना केस मेंशन करने की बात की जा रही थी। हालांकि 15 को ये भी केस मेंशन हुआ, लेकिन आखिर 24 तारीख को ये डेट डिफाइन की गई है, तो वैसे अपने साथ भी हो सकता था। बहरहाल, लेकिन अब जो समर बेंच है, ध्यान से समझिएगा, समर बेंच जो होती है उसमें सभी जज एक साथ नहीं बैठते हैं। वो कुछ जज बैठेंगे, उसके साथ कुछ क्लर्क लोग भी बैठेंगे, वो मतलब काम करने के बेसिस से कि सॉर्ट आउट हो सकें केसेस, ये रीज़न रहता है। बहरहाल 24 जून को उत्तर माला विवाद का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में हेमंत गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की बेंच में लगा हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस उत्तर कुंजी विवाद पर आप कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं और इस पर क्या क्रियाकलाप निकल कर आती है, ये महत्वपूर्णता वाली बात है। लीगल टीम के लोग क्या काम कर रहे हैं और आपकी एकजुटता और आपका आर्थिक सहयोग कितना ज़्यादा है, इस बात पर भी डिपेंड करता है इस उत्तर कुंजी विवाद पर आपके लिए मजबूत पक्ष रखे जाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण है आपकी सुनवाई, और जिसको लेकर डीबी से अगर आपको राहत मिली थी तो यहाँ पर भी आप लोगों को मजबूत पैरवी देखने को मिल सकती है। हालांकि अब सरकार
लचर पैरवी करना चाहती है, सरकार भर्ती को जल्द पूर्ण नहीं करना चाहती है, तो वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक की सुनवाई में तो वो चीज़ समझ में आ चुकी है। दो दो बार की सिर्फ और सिर्फ एएजी को भेजना सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ प्रदर्शित करता है कि लीगल टीम बार बार जाती है सीआरटी निदेशालय, उसका प्रेशर उनके ऊपर रहता है, इस वजह से एएजी को भेजा जाता है। अगर प्रेशर और ज़्यादा हो तो वो आपकी एकजुटता पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं सही और वैलिड चीज़ों के लिए। और उसी क्रम में अगली अपडेट आपकी है कि प्राप्तांक पूर्णांक का सत्यापन कराकर नियुक्ति की मांग की गई है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में उन्नत सहायक अध्यापक भर्ती के लिए फॉर्म में प्राप्तांक पूर्णांक भरने में गलती करने वाले अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के सामने सोमवार को प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कार्यवाहक सचिव विजय शंकर मिश्र से मुलाकात की, जिस पर सचिव ने कहा कि कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार प्राप्तांक पूर्णांक का सत्यापन कराकर नियुक्ति दी जाए, एफिडेविट के आधार पर काउंसलिंग में अवसर दें। सचिव अभ्यर्थियों की मांग शासन स्तर तक पहुंचाएं। कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद पर उनका जमावड़ा तब तक रहेगा जब तक हमारी मांगों को शासन स्तर पर पहुंचाकर उस पर उचित निर्णय न लिया जाए। तो ये कहने की इम्पोर्टेंट बात भी है, और इस पर तो कई बार मैंने बताया, फिर बता दूं कि प्राप्तांक पूर्णांक हो चाहे इसके अलावा कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, सारी चीज़ें एफिडेविट आपको देख लगा कर ही काम करनी पड़ेंगी। हालांकि इस पर काउंसलिंग कमेटी के अलावा किसी का भी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कंसीडर करने के लिए बोला है, तो काउंसलिंग कमेटी अगर आपको फर्जी पाएगी तो आपको निकाल बाहर करेगी, डिबार करेगी। अगर आपको मानवीय त्रुटि के अंतर्गत देखती है तो आपको कंसीडर करने का भी अधिकार ही उसी के पास है। ठीक है ना, तो ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, इतना आप समझते होंगे। आ जाते हैं एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों के बारे में बातचीत करते हैं, जिसका है सीधा सीधा इम्पैक्ट 69,000, क्योंकि 69,000 भर्ती में भी वो अभ्यर्थी पूरे तरीके से सम्मिलित हैं। एलटी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जारी होगा नियुक्ति पत्र। प्रतिनिधित्व मंडल ने की अपर शिक्षा निदेशक राजकीय से मुलाकात। पहले सत्यापन करवाया जाएगा, फिर जारी होगा नियुक्ति पत्र। लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 13 विषयों में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विद्यालय का आवंटन जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 5-5 विद्यालय का विकल्प लिया जाएगा और फिर मेरिट के मुताबिक विद्यालय आवंटित कर ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। पहले अभिलेखों का सत्यापन होगा, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि 15 दिन का जो अंतराल है, इसी के अंतर्गत सारे क्रियाकलाप होंगे। हालांकि 15 दिनों का समय भी दिया गया, मैंने आप लोगों को पिछली दिनों बताया था कि 15 दिनों का समय दिया गया, जिनके जो भी अभिलेख में कोई त्रुटियां हों तो वो अपने संबंधित विद्यालय आपके महाविद्यालय से उस त्रुटियों को सही करवा सकते हैं 15 दिनों के अंदर भीतर, और अभिलेखों के सत्यापन कर ऑनलाइन नियुक्ति पत्र ही दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ क्रियाकलाप आपको 69,000 भर्ती में देखने को मिल सकता था। हालांकि अभी सारी चीज़ें न्यायिक प्राधिकरण में विचाराधीन हैं। अब ये डिपेंड करता है अभ्यर्थियों के ऊपर कि जैसा 68,500 से हुआ था, पहले 41,556 लोगों को नियुक्ति दे दी गई थी। इसमें से 41,556 की बात की गई थी, लेकिन हालांकि उसमें 36,000 लोगों ही पहले राउंड में सफल किए गए थे। फिर सेकेंड काउंसलिंग के लिए लोगों को बुलाकर फिर कुछ लोगों को, तो ये कई बार काउंसलिंग, और अभी तक इसमें क्रियाकलाप चल ही रहा है। कोर्ट के अधीन जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, उसके बाद जो इसको कह सकते हैं कि राहत मिल रही है, वो जाकर नियुक्ति पत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता जा रहा है और बेसिक शिक्षा विभाग उनको आगे बढ़ाता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर 31,000 जो 661 पद हैं, अगर उस पर क्रियाकलाप होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से फ्री है, और ये 31,661 पद जो हैं वो किसी न किसी तरीके से प्रश्न चिन्ह में बिना मतलब के घिरे हुए हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं इस पर निर्णय लेकर इतने अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं एक राहत दे देनी चाहिए। हालांकि इस पर लो मेरिट वाले अभ्यर्थी भी परेशान रहेंगे, कितने को राहत मिल जाएगी तो क्या होगा। इससे एक कहीं ना कहीं व्यक्तिगत निर्णय, अगर मैं बताऊं व्यक्तिगत बात बताऊं, तो इस पर मजबूत होगा आपका पक्ष, क्योंकि 60-65 पर इस 31,661 पदों पर लोगों का अधिकार है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो विपक्षी इस भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं, इसको अधर में लटकाए हुए हैं, इस पर स्टे की मांग करते आए हैं बार बार, तो उनमें से जो लोग इसमें 8,018 जो लोग पास हुए हैं उनको रोका जाना चाहिए, क्योंकि 37,000 जो पद होल्ड करने की बात की गई है उसी में उनका चयन कराया जाना चाहिए, है ना। बाकी 31,661 पदों पर सीधे सीधे स्पष्ट तरीके से जो लोग हैं इस रैंक के अंतर्गत सबको उठाकर पहली बात काउंसलिंग करा देनी चाहिए। हालांकि अब यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एकजुटता कितना ज़्यादा इसके लिए
तत्पर है और कितना कार्य करती है। अब सीना तान कर नकल करवाएंगे और पैसा लेने के बाद फिर जब पकड़े जाएंगे तो भागते फिरेंगे। काहे भैया भाग रहे हो? चंद्रमा यादव की लखनऊ से भदोही तक तलाश की जा रही है। डॉक्टर केएल पटेल के खंगाले दस्तावेज किए गए हैं। 2000 सहायक किताबक भर्ती में नकल कराने के आरोप में वांछित स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की तलाश में भदोही से लेकर लखनऊ तक एसटीएफ छापेमारी कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगी हैं। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही इस फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और एसटीएफ अभी तक तफ्तीश करने में लगी हुई है, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। और सूत्रों की माने तो दुमगंज में पंचलाल विद्यालय है और उस पर आरोपी के चंद्रमा यादव ने सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा के दौरान अपने स्कूल से ही पेपर आउट कराकर सॉल्वर गैंग को पहुंचाया था। तो कहने के अब इनको भी पकड़ा जाए तो कुछ न कुछ और भी क्रियाकलाप हो। हालांकि जो पेपर आउट प्रकरण कराने के लिए यानी माफ़ करिए पेपर रद्द कराने के लिए और इस पर सीबीआई जांच कराने के लिए जो केस था वो कल उसकी सुनवाई थी संभवतः, लेकिन केसेस ज़्यादा होने की वजह से वो केस सुना नहीं गया है। तो भविष्य में जब भी इसकी सुनवाई होगी उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें अपडेट दे दी जाएंगी। अब हाईकोर्ट की कुछ अपडेट को चर्चा कर लेते हैं। 27 जून से 3 जुलाई तक हाईकोर्ट बंद रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रीष्म अवकाश के दौरान दूसरे सप्ताह 27 जून से 3 जुलाई तक पूरी तरह बंद रहेगा। गर्मी की छुट्टी के पहले सप्ताह 22 जून से 26 जून तक ही विशेष बेंच बैठेंगी और मुकदमों का मैनुअली दाखिल व ई फाइलिंग 26 जून तक होगी। फिर मुकदमों की ई फाइलिंग व मैनुअली दाखिले 4 जुलाई से होगा। तो यही मैं बोल रहा था कि जो ग्रीष्म अवकाश की बेंचेस होती हैं ज़्यादा दिन नहीं आपकी चलेंगी। ऐसा यहाँ पर भी 22 जून से देखिए 22 तारीख से तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, अवकाश हो चुका है, लेकिन जो बेंच है विशेष बेंच बैठती है उसमें सभी जज नहीं बैठते हैं। पर्टिकुलर किसी जज का काम लगाया जाता है और उसके साथ कुछ कर्मचारी भी लगे रहते हैं ताकि वो इन सारी चीज़ों में बाधा ना आए और सारी चीज़ें सही से हो जाएँ। तो वैसा ही सुप्रीम कोर्ट का भी क्रियाकलाप है। हालांकि अब 24 तारीख को अपडेट लगी हुई है, उस पर जो भी अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद।